हेलो एवरीवन। तो पहला जो टॉपिक है वो है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल क्या है? तो स्टेम सेल जो है यह किसी जंतु के शरीर में ये जो है कोशिकाओं के वे समूह होते हैं जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। तो हम इन्हीं को स्टेम सेल कहते हैं। तो जो स्टेम सेल होते हैं हम इनको किन आधार पर पहचान सकते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं? तो इनके लक्षण ये होते हैं कि ये जो है जो स्टेम सेल होते हैं ये विभाजन के कई प्रकार के चक्रों में विभाजन के कई चक्रों को में विभाजित होने की जो है क्षमता होती है इनमें। और ये जो है स्वयं को नई कोशिकाओं में जो है नवीनीकृत करने की भी क्षमता होती है इनमें। मतलब अगर कोई स्टेम सेल खराब हो गया है तो वो अपने आप जो है नवीनीकृत हो जाता है, अपने आप नए स्टेम सेल में ढल जाता है। तो ये जो है एक लक्षण देखने को मिलती है। और तीसरा जो लक्षण है कि इनमें जो है कई प्रकार की कोशिकाओं में भी विभाजित होने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार हम इन लक्षणों के आधार पर जो है हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल मौजूद होते हैं हम उन स्टेम सेल को पहचान पाते हैं। स्टेम सेल के कार्य क्या होते हैं? स्टेम सेल का कार्य यही होता है कि कुछ क्षतिग्रस्त हो गए ऊतक या फिर कोशिका जो हमारे बॉडी में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनका जो है ये पुनर्उद्भवन कर देते हैं, पुनः उन्हें जो है नवीनीकृत मतलब पुनः उन्हें जागृत कर देते हैं। तो और दूसरा होता है कि ये जो है कोई भी कोशिका नष्ट हो रही है तो उसको जो है उसकी जो है किसी भी नष्ट कोशिका अगर नष्ट होने के कगार पर तो उसकी जो क्षतिपूर्ति कर देते हैं स्टेम सेल्स। और इसका कार्य होता है भ्रूण विकास या फिर सामान्य वृद्धि विकास में जो है कोशिकाओं की आपूर्ति करते हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है देखने को मिलते हैं जो कि स्टेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। स्टेम सेल्स के जो है 5 प्रकार होते हैं। पहला है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और तीसरा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, चौथा ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो ये 5 प्रकार के स्टेम सेल्स के 5 प्रकार होते हैं। और फर्स्ट जो 2 प्रकार है टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, हम इनको एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। और जो 3 है मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट, इनको हम एडल्ट स्टेम सेल्स के नाम एडल्ट स्टेम सेल के प्रकारों में जो विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है टोटिपोटेंट और प्लूरिपोटेंट, इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहला जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। टोटिपोटेंट स्टेम सेल इसकी जो प्राप्ति होती है, टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल है यह इसकी क्षमता होती है कि यह किसी भी प्रकार की कोशिका में जो विभाजित हो सकता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल। और तो हमने देखा कि जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल होता है यह हमारे शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजित होने की क्षमता होती है इनमें। और जो है इनकी जो प्राप्ति होती है 5 से 7 दिन की अवधि में की जाती है। तो 5 से 7 दिन की अवधि जो होती है इनकी जो प्राप्ति होती है भ्रूण से की जाती है। तो जब टोटिपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति का जो क्रम होता है उसके क्रम में जो है जो भ्रूण होता है भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो है पूरे विश्व में जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था से प्राप्त करना जो है प्रतिबंधित है। तो इसके प्राप्ति के लिए जो चिकित्सीय अनुसंधान के द्वारा जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल की प्राप्ति जो है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला में जो है निषेचन करा के जो है इसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो इसकी प्राप्ति जो है चिकित्सीय अनुसंधान तक ही सीमित है। अब इसकी जो है प्राप्ति भ्रूण से नहीं की जा सकती है। तो नेक्स्ट जो है प्रकार है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल है यह टोटिपोटेंट स्टेम सेल से विभाजित होकर ही प्राप्त होता है। तो और इसके द्वारा जो है मानव के शरीर के जो अधिकांश ऊतक होते हैं और कोशिका होती हैं उनका विभाजन हो जाता है, उनका जो निर्माण होता है। तो इस प्रकार प्लूरिपोटेंट जो है और जो चिकित्सा की दृष्टि से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है इसके द्वारा जो है हमारे शरीर की कई ऐसे रोगों का जो है इलाज किया जा सकता है, गंभीर रोगों का इलाज किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की जो प्राप्ति होती है 3 माध्यमों से 3 स्थानों से की जा सकती है। पहला जो है इसकी प्राप्ति पक्ष भ्रूणीय अवस्था से की जाती है, मतलब 7 दिन के हुए गर्भपात से, 7 दिन के हुए जो है भ्रूण से। लेकिन इसकी
जो प्राप्ति है प्रतिबंधित है, क्योंकि इसके क्रम में जो है भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो है 12 हफ्ते के हुए गर्भपात से। तो ये जो प्रक्रिया है 12 हफ्ते के हुए गर्भपात से प्राप्त करने की प्लुरिपोटेंट, ये जो है अनुसंधान तक सीमित है, अनुसंधान के लिए है। तीसरा जो है प्राप्ति वो है जन्म के समय जो है बच्चे के गर्भनाल से। तो ये जो प्राप्ति है गर्भनाल से, इसकी जो प्राप्ति चिकित्सा के लिए है। तो गर्भनाल से जो है बच्चे के गर्भनाल से जो चिकित्सीय सेवा के अंतर्गत जो है बच्चे के गर्भनाल से जो स्टेम सेल लिया जाता है उसको जो है तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में। और इस चिकित्सीय सेवा स्टेम सेल के संरक्षण और भंडारण की जो सुविधा होती है, जो व्यावसायिक सेवा होता है, इसको जो है हम स्टेम सेल बैंकिंग या फिर कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इसका जो प्रकार है तो जो भी स्टेम सेल संरक्षित किया जाता है उसको भविष्य में जब कभी भी चिकित्सा के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुनः सक्रिय करके उपयोग में लाया जा सकता है, जिस स्टेम सेल को संरक्षित किया गया है। तो प्राथमिक तौर पर जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया जाता है उसको उपयोग करने की जो प्राथमिकता होती है वो जो है उसी व्यक्ति की होती है जिससे स्टेम से लिया गया है। लेकिन ब्लड ग्रुप और HbF ह्यूमन वैक्यूफाइड टैरिफ, तो HbF और ब्लड ग्रुप के जो है मिलान करके उस व्यक्ति के सगे संबंधियों के लिए भी जो उस स्टेम सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल की जो प्राप्ति है, तो जो स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल जो बैंकिंग होती है, स्टेम सेल बैंकिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग, दूसरा पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग और तीसरा है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। तो इन 3 प्रकारों के माध्यम से जो है स्टेम सेल की जो प्राप्ति होती है वो होती है। तो पहला जो है प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग। प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग में इसमें जिस व्यक्ति से स्टेम सेल लिया जाता है उस व्यक्ति को जो है भविष्य में चिकित्सा पड़ने पर उसका प्रयोग करने का अधिकार जो उसी व्यक्ति के पास होता है। और दूसरा जो है पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग। पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग में जो है स्टेम सेल को दान कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति, मतलब आज तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको स्टेम सेल की महत्ता पता होती है, तो वो जो कुछ व्यक्ति जो होते हैं स्टेम सेल मरने के कगार पर होते हैं तो वो अपने स्टेम सेल को दान कर देते हैं ताकि किसी की जान बचाई जा सके। तो इस प्रकार जो दान किए गए स्टेम सेल्स होते हैं, इसको जो स्टेम सेल जो बैंक होता है उसके अधिकार क्षेत्र में होता है और इसको लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए हम इसको पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं। तीसरा जो है कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग। कम्युनिटी स्टेम सेल बैंकिंग में जो है किसी परिवार के जो है सभी सदस्य मिलकर जो है स्टेम सेल संरक्षित करते हैं और भविष्य में जब कभी भी किसी परिवार के सदस्य को जब चिकित्सा के लिए उस स्टेम सेल की आवश्यकता पड़ती है तो वो उस स्टेम सेल का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे स्टेम सेल बैंकिंग, स्टेम सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो अब हम स्टेम सेल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम सेल चिकित्सा। तो जो स्टेम सेल चिकित्सा है इसका प्रयोग जो है स्टेम सेल चिकित्सा का प्रयोग रक्त संबंधी रोगों के इलाज में जो है किया जाता है, जैसे कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया, ये सब जो है रक्त संबंधी रोग हैं। तो और स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा जो है गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या फिर जले हुए ऊतक की प्रतिस्थापना की जा सकती है। और इस स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा अल्जाइमर्स या फिर पार्किंसन जैसे गंभीर जो मस्तिष्क रोग होते हैं इनका इलाज किया जा सकता है। और स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा कार्निया और रेटिना का निर्माण करके नेत्रहीनता को भी दूर किया जा सकता है। और इसके द्वारा जो है टाइप 1 डायबिटीज़ और हेमोफीलिया जैसे गंभीर जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के उपचार में भी स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। और स्टेम सेल थेरेपी से मेरुरज्जु, अस्थि मज्जा, हृदय, लीवर, इन
इन सब अंगों से संबंधित जो रोग होते हैं उनके निदान के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। और इसका स्टेम सेल थेरेपी का लाभ और ये है कि स्टेम सेल थेरेपी से जो है नए ऊतक और नए अंगों का जो है निर्माण किया जा सकता है। और स्टेम सेल थेरेपी से गंजेपन को दूर किया जा सकता है। स्टेम सेल थेरेपी से दांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो स्टेम सेल थेरेपी बहुत जो है हमारे भविष्य, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे जो है जीवन की काफ़ी अधिक हिस्से में जो है हमारे जीवन की रक्षा हो पाती है। तो हमने ओवरऑल स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग एक तो जो क्लोन जो होती है, क्लोन एक जैविक रचना है जो कि क्लोन एक जैविक रचना है जो कि एकल जनक से प्राप्त होता है और इसको जो है अलैंगिक विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब लैंगिक विधि नहीं, जैसे कि हम पुरुष और स्त्री जो प्रजनन करते हैं उसके द्वारा नहीं, बल्कि इसको अलैंगिक विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है क्लोन को। और क्लोन के आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसके आनुवांशिक लक्षण और जैविक लक्षण जो होते हैं, भौतिक लक्षण जो होते हैं, वो जनक के समान होते हैं। मतलब जिस जनक के माध्यम से उस क्लोन की प्राप्ति की गई है उसके सभी लक्षण जैविक भौतिक उस जनक के समान ही होते हैं, हूबहू उसके सेम जो है देखने वाला होता है। तो क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा किसी जीन, कोशिका, ऊतक, अंग इन सब का निर्माण किया जा सकता है, या फिर संपूर्ण रूप से किसी जीव की आनुवांशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। मतलब क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा जैसे मेरे ही जैसे हूबहू दिखने वाली, हूबहू उसके जैविक सोच, उसके भौतिक लक्षण सेम मेरे ही जैसे हूबहू दिखने वाले और लक्षण वाले जो है एक अलग कृतिका उत्पन्न हो सकती है क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन मतलब मानव क्लोन की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स के लिए बताया। लेकिन सिर्फ ये जंतुओं तक ही सीमित है क्लोनिंग की प्रक्रिया। अभी मैं आगे बताऊंगी कि मानव के लिए क्यों नहीं अभी अनुमति है इसकी। तो क्लोनिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक तो थैलाप्यूटिक क्लोनिंग होता है, दूसरा जो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता है। तो जो थैलाप्यूटिक प्रकार का जो क्लोनिंग है, थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में जो है जैसे कि जीन क्लोनिंग आ जाएगा। जीन क्लोनिंग में हमने पढ़ा था जीआई तकनीक के माध्यम से इंसुलिन का निर्माण, ये सब जो है जीन, तो ये सब तो हमने पढ़ा था। और दूसरा इसमें है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग में सेल्स, टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन क्लोनिंग, अंग, तो ये सब जो क्लोनिंग की प्रक्रिया हमने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था, स्टेम सेल थेरेपी। तो ये जो पहला जो पार्ट है थैलाप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में हमने ओवरऑल पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम प्रजनन क्लोनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है संपूर्ण एक जीव की आनुवंशिक प्रतिलिपि प्राप्त की जाती है। तो हम अभी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग से कोई क्लोन की प्राप्ति की जाती है तो उस जो क्लोन के जो लक्षण होते हैं, जैविक लक्षण, भौतिक लक्षण, उस जीव के ही समान होते हैं। तो जो 1996 में स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे लॉन विलमुट ने जो है विश्व के जो है प्रथम जंतु क्लोन का निर्माण किया, जिसका नाम जंतु क्लोन डॉलीशिप का निर्माण किया, डॉलीशिप का विकास किया। और इस डॉलीशिप का जो विकास है, यह कार्य है SENT सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से जो है उन्होंने डॉलीशिप जैसे क्लोन का निर्माण किया, विश्व के प्रथम क्लोन का निर्माण डॉलीशिप का विकास किया। और SENT तकनीक के माध्यम से जो है वयस्क जो है जंतु क्लोन का भी निर्माण किया जा सकता है। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में हमने जाना। अब हम भारत में क्लोनिंग की जो स्थान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जो क्लोनिंग है, भारत में क्लोनिंग की जो शुरुआत है वो 2007 में जो है NDRI करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI के द्वारा जो है 2007 में जो है भारत में क्लोनिंग की
कॉलोनी का शुरुआत हुआ। फिर 2009 में जो है NDRI के द्वारा विश्व का प्रथम भैंस क्लोन जो है गरिमा का विकास किया गया। फिर 2012 में NDRI के द्वारा जो है NDRI और सर एक कश्मीर विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से मिलकर जो है विश्व का प्रथम जो है पश्मीना बकरी क्लोन नूरी का विकास किया। विश्व का प्रथम पश्मीना बकरी क्लोन जो है नूरी का विकास किया। फिर जो पश्मीना किस्म की जो बकरी है ये जम्मू और कश्मीर में ही पाई जाती है, जम्मू में ही पाई जाती है। तो इसीलिए पश्मीना किस्म की जो बकरी का जो क्लोन का विकास किया गया व्यावसायिक उपयोग के लिए। तो फिर 2014 में छत्तीसगढ़ के जंगल में जो है क्षतिग्रस्त जो संकटग्रस्त जो है जंगली भैंसे के जो है क्लोन का विकास किया गया। जंगली भैंस के जो है मादा क्लोन का विकास किया गया, जिसका नाम जो है दिपास रखा गया। इसका उद्देश्य जो है छत्तीसगढ़ के जंगल में संकटग्रस्त जो है भैंसे की जो प्रजाति थी उसको बचाना था, जो कि संकटग्रस्त हो रहे थे। मात्र एक ही जो है मात्र उस जंगल में एक ही जो है पुरुष यानी नर जो है भैंस मौजूद था। तो इसलिए जो है मादा क्लोन का विकास किया गया। उस भैंसे की जो है मादा क्लोन का विकास किया गया ताकि जो वे दोनों निषेचन करें, प्रजनन की क्रिया करें और फिर जो है वे जो है और भैंसे को जन्म दें, जिससे उनकी जो संख्या है, प्रजातियों की जो संख्या है वो बढ़ सके। तो इसलिए जो है मादा क्लोन का विकास किया गया उस जंगल में ताकि उसके जो है संकटग्रस्त हो रहे प्रजाति को बचाया जा सके। तो इस प्रकार फिर 2015 में NDRI के द्वारा जो है स्वरूपा नाम के भैंस क्लोन का विकास किया गया। फिर और जिसकी जो है स्वरूपा की जो दूध देने की जो क्षमता थी वह 25 लीटर की थी। फिर NDRI के द्वारा जो है नर पशुओं के क्लोन भी तैयार किए गए, क्योंकि जो है बहुत अधिक संख्या में आनुवंशिक लक्षण वाले शुक्राणु वाले नरों का विकास किया जा सके, जिनमें जो है शुक्राणुओं की मात्रा अधिक हो। तो इस प्रकार जो है नर क्लोन के विकास पर भी ध्यान दिया गया। तो नर क्लोन जैसे रजत, स्वर्ण, ये सब जो नाम है नर क्लोन के हैं। फिर अभी हाल ही में NDRI ने जो है मुर्रा नस्ल के जो भैंस क्लोन का विकास किया है अभी हाल ही में। तो भारत में क्लोनिंग की प्रक्रिया का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य यही था कि पशुधन की गुणवत्ता में सुधार और दूध की उत्पादकता को बढ़ाना था। इसका ये लक्ष्य था। भारत तो वैसे जो है दूध के उत्पादन में जो विश्व का प्रथम देश है और पशुधन के मामले में भी भारत विश्व का प्रथम देश है, लेकिन भारत में मात्र 10% ही ऐसे पशु हैं जो कि उच्च गुणवत्ता वाले जो है दूध देते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले पशु मौजूद हैं, मात्र 10%। तो NDRI ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए जो है प्रतिवर्ष लगभग जो है भारत को 1 करोड़ जो है दूध की उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, 1 करोड़ प्रतिवर्ष। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है ये समाधान ढूंढा गया कि इसकी जो प्राप्ति है क्लोनिंग की प्रक्रिया से ही प्राप्त की जा सकती है। तो क्लोनिंग के माध्यम से जो है इसकी दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है 2 तकनीकों को अपनाया गया, 2 कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला जो है तकनीक कार्यक्रम में ये कहा गया कि उच्च प्रकार के जो है नर पशु के क्लोन का विकास किया गया, जिसमें उच्च प्रकार के जो है शुक्राणुओं की संख्या हो, जिसके माध्यम से जो है दूध की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। दूसरा जो है दीर्घकालिक कार्यक्रम में कहा गया कि उच्च गुणवत्ता वाली मादा क्लोन को जो है पशुपालकों तक जो है सीधा पहुँचाया जा सके। तो जैसे उच्च गुणवत्ता वाली अगर मादा क्लोन होगी तो इसको जो है पशुपालक जो होते हैं, जो कि पालने वाले होते हैं, उनके पास सीधा पहुंचाया जा सके। तो इस क्लोनिंग की प्रक्रिया का जो दूसरा लक्ष्य था वो था व्यावसायिक महत्व के जो है वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी देखा, पश्मीना किस्म की जो बकरी है उसके जो ऊन होते हैं, पश्मीना जो ऊन होते हैं, उसे जो है वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, पहनने योग्य वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए जो पश्मीना बकरी के जो है क्लोन के विकास पर जो है ध्यान दिया गया।
तीसरा जो तीसरा जो इसका लक्ष्य था, विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए जो अंतिम प्रयास करना। जैसे कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ के जंगल में जो है सब क्षतिग्रस्त हो रहे भैंसे की जो है प्रजाति को बचाने का प्रयास किया गया क्लोन के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने ओवरऑल क्लोन के बारे में पढ़ा, लेकिन जो क्लोनिंग प्रक्रिया है इससे संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं। तो क्लोनिंग की जो सफलता दर जो कि भारत में इसका मात्र लगभग 10% ही क्लोनिंग की सफलता दर है। तो जो क्लोनिंग की प्रक्रिया है इसके द्वारा जो है कुछ वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। मतलब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लोनिंग से जो है जो पशु निर्मित किए जा रहे हैं, जो क्लोन निर्मित किए जा रहे हैं, उनमें जो है जल्द बीमार हो जा रहे हैं। मतलब क्लोनिंग से जो जीव कभी उत्पन्न किए जाते हैं तो उनमें जो है ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि उसमें जो है उस उम्र में देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार ओवरऑल जो है और जो है क्लोनिंग से जो है क्लोनिंग के अत्यधिक प्रयोग से जो है जो जीवों की आनुवंशिक विविधता है उसमें कमी आ सकती है, और जो देसी पशु मौजूद हैं उनकी संख्या में कमी आ सकती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आ सकती हैं, जो कि काफ़ी दयनीय समस्याएं हैं। नेक्स्ट जो है वो है मानव क्लोन को लेकर। तो मानव क्लोन को जो है पूरे देश में जो है मानव क्लोन को उत्पन्न करना पूरे देश में प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर मानव क्लोन का निर्माण किया गया तो इससे जो है सामाजिक पारिवारिक संबंधों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा इसका, और इससे जो है मानव के संबंध बिगड़ सकते हैं। वैसे अब क्लोनिंग की प्रक्रिया को लेकर सामाजिक स्तर पर, नागरिकता स्तर पर जो है लोगों में इससे लेकर जागरूकता भी उत्पन्न नहीं हुई है। तो इसीलिए मानव क्लोन का निर्माण किया जाएगा तो मानवीय विविधता अधिक बढ़ जाएगी और एकल जनक की अवधारणा को बल मिलेगा। एकल जनक कहने का अर्थ जो है मेरे ही जैसे कई जो है कृतिका निर्मित हो जाएंगी, जिससे लोगों में जो है तनाव उत्पन्न होगा। तो इसी समस्या को देखते हुए जो है मानव क्लोन अभी पूरे विश्व में जो है इसकी अनुमति नहीं दी गई है मानव क्लोन के लिए। तो अब हम ओवरऑल हमने जो है क्लोनिंग की प्रक्रिया के बारे में जाना पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IVF, इन विट्रो IVF, टेस्ट टू बेबी। तो ये जो है पूरा एक चैप्टर है सहायक प्रजनन तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो है IVF यानी टेस्ट टू बेबी। IVF कहे या फिर टेस्ट टू बेबी, तो ये जो है ये जो प्रक्रिया है टेस्ट टू बेबी की, इसमें जो है माता पिता या फिर कोई डोनर से प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु को जो है शुक्राणु का जो प्रयोग है प्रयोगशाला के नियंत्रित दशा में निषेचन के कराकर उस जो जाइगोट प्राप्त होता है, निषेचन के माध्यम से जो जाइगोट प्राप्त होता है उसको महिला के जो है गर्भनाल में जो है प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में बदल कर जो है उसे जो है गर्भाशय में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे कि जो है सामान्य रूप से जो है उस भ्रूण का जो है विकास होता है और बच्चे की जन्म होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है पूरी तरह से सुरक्षित होती है। दुनिया का जो है प्रथम टेस्ट जो बेबी है वो है ल्यूस ब्राउन ने, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1978 में जो है दुनिया का प्रथम टेस्ट बेबी का निर्माण किया था। ठीक इसके ही 70 दिन बाद जो है 70 दिन बाद जो भारत में भी प्रथम टेस्ट टू बेबी का निर्माण किया गया। टेस्ट टू बेबी जैसे कनुप्रिया का दुर्गा भी नाम है। कनुप्रिया का जन्म जो है कोलकाता में कराया गया, जिसका श्रेय जो है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को दिया जाता है। तो इस प्रकार जो भारत में भी जो है टेस्ट टू बेबी का निर्माण किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है GIFT है। GIFT ये जो प्रक्रिया है इसमें जो है माता और पिता से प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु को जो है सीधे जो है जाइगोट में डाल दिया जाता है। मतलब उसको निषेचित नहीं किया जाता है, बल्कि उसको जो है फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु दोनों को जो है फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और जो है निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। तो इस प्रकार जो GIFT जो तकनीक है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र जो है ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये जो है
इसके जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये जो प्रक्रिया है इस विधि में जो है प्राप्त अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन प्रयोगशाला की नियंत्रित दशा में किया जाता है तथा जो है जाइगोट को जो फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रकार होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह जो है ICSI है। तो जब पुरुष जो उच्च गुणवत्ता या फिर सक्रियता या फिर उचित संख्या में जो है शुक्राणु पैदा नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में जो है प्रयोगशाला में जो है विशिष्ट प्रकार की जो है यंत्रों की सहायता से जो है शुक्राणु का जो प्रवेश होता है वह अंडाणु में कराया जाता है, जिससे जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब इस प्रक्रिया में जो जैसे एक पुरुष है जो कि उसमें शुक्राणु पैदा करने की क्षमता नहीं है, शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता और सक्रियता वाला शुक्राणु पैदा नहीं कर पा रहा है तो उसी पुरुष का जो शुक्राणु है उसका जो प्रवेश है अंडाणु में कराया जाता है चिकित्सीय यंत्रों की सहायता से। तो नेक्स्ट जो है वह है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में जो है इस विधि का जो प्रयोग है उस स्थिति में किया जाता है जब पुरुष जो है जब पुरुष जो होता है शुक्राणु पैदा करने की क्षमता उस पुरुष में नहीं होती है। तो इस स्थिति में जो है किसी डोनर पुरुष को लाया जाता है और उसके शुक्राणु को जो है चिकित्सीय यंत्रों की सहायता से जो उस मादा के जो है गर्भाशय में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है उस शुक्राणु को। तो अब जो उस मादा का जो बच्चा पैदा होगा जिस पुरुष से शुक्राणु लिया गया है उसके कुछ जीन जो होते हैं वो बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसका प्रयोग किया जाता है अब भी, लेकिन इसको जो है गुप्तनीय तरीके से किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से जो है पशुधन की गुणवत्ता के सुधार के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है वह सैरोगेसी है। सैरोगेसी क्या है? तो यह एक जो है चिकित्सीय सेवा है सैरोगेसी, जिसमें कोई महिला जो होती है IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी से या टेस्ट ट्यूब IVF या टेस्ट ट्यूब से प्राप्त जो है दंपति के भ्रूण का जो है वृद्धि विकास कराती है तथा जन्म के समय जो है शिशु को जो है जन्म के बाद जो है शिशु को दंपति को जो है सौंप देती है। तो ये जो सैरोगेसी की जो सेवा होती है इसमें जैसे माता और पिता हैं, माता और पिता के जो है अंडाणु और शुक्राणु को जो है चिकित्सीय नियंत्रित दशाओं में जो है उसका निषेचन कराकर जो है उस जाइगोट जो प्राप्त होता है उसको उस माता के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है जो कि इस सेवा को दे रही है, जो कि सैरोगेसी की सेवा प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार जो वो माता जो है उस बच्चे को जन्म देती है और फिर उस दंपति को सौंप देती है। तो ये जो सैरोगेसी की जो प्रक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, एक कॉमर्शियल सैरोगेसी होता है और एक जो है अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी होता है। जो कमर्शियल सैरोगेसी होता है इसमें जो है इसमें जो है सैरोगेट माँ को जो है सेवा के बदले जो है उचित शुल्क प्रदान किया जाता है, मतलब एक शुल्क प्रदान किया जाता है सेवा के बदले। तो भारत में जो इसकी शुरुआत है 2002 में जो ICMR ने के निर्देशन में किया गया था। फिर और 2012 तक जो है भारत जो है सैरोगेसी का जो विश्व प्रसिद्ध जो है बाजार बन गया और भारत में जो सैरोगेसी का जो मूल्य है लगभग $5 बिलियन प्रति वर्ष का हो गया था। लेकिन जो उस समय जो इस व्यवसायिक जो सैरोगेसी है इसको लेकर जो है कई प्रकार की समस्याएं समाज में देखने को मिली। पहला तो यह है कि सैरोगेट महिलाओं के जो है नैतिक हनन, उनके जो है व्यक्तिगत हनन, उनके शोषण लेकर जो है कई प्रकार की समस्याएं सामने आई। दूसरा जो है सैरोगेट मदर को लेकर जो है उसकी जो है सुरक्षा, जो सैरोगेसी से जो बच्चा पैदा होता है उसकी नागरिकता को लेकर जो है कई समस्याएं उत्पन्न हुई और सैरोगेट माँ के जो है अधिकारों की रक्षा के लिए जो है उचित कानून का अभाव देखा गया। और सैरोगेसी का जो चिकित्सा सेवा इसको कहा जाता है, लेकिन इसके आधार जो है चिकित्सीय सुविधा में बदल दिया गया। मतलब लोग इसका गलत उपयोग करने लगे। जो स्त्री जो थी, महिला थी, वो बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन उसको अपने कोख में जन्म ना देकर उसको सैरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा किया। तो इसका जो है समाज में गलत उपयोग होने लगा था।
तो इस प्रकार जो है जिसका दुरुपयोग जो है स्वस्थ दंपति, मतलब स्वस्थ दंपति जो कि स्वस्थ था, वो बच्चे को जन्म दे सकते थे, लेकिन उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया बल्कि सरोगेसी के माध्यम के बच्चे को जन्म लिया। कुंवारे व्यक्तियों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, विदेशी दंपतियों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया। तो इस प्रकार से जो सरोगेसी की जो सेवा थी उसको सरोगेसी सुविधा में कन्वर्ट कर दिया गया था समाज में। तो इस मुद्दे पर जो है गंभीर चिंतन मनन किया गया और इस मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया कि व्यावसायिक सरोगेसी को, सुप्रीम कोर्ट की सलाह से और उसके आदेश से व्यावसायिक सरोगेसी को 2015 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया और इस पर जो उचित कानून बनाने की जो है सिफारिश प्रस्तुत की गई, ध्यान दिया गया। दूसरा जो है अल्ट्रिस्टिक जो सरोगेसी है, परोपकारी जो सरोगेसी है, परोपकारी सरोगेसी की जो सेवा होती है इसमें जो महिला होती है अपनी इच्छा और परोपकार की भावना से जो है परोपकार की भावना से बिना पैसे के लेन देन से जो है बच्चे को जो है सरोगेट माँ की जो है सेवा प्रदान करती है। तो वर्तमान समय भारत में जो है ये परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है, लेकिन इस संदर्भ में जो है फिर 2021 में जो है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो है 2021 का निर्माण किया गया, जिसमें सरोगेसी से संबंधित नियम कानून प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार जो है सरोगेट महिलाओं की अर्हता के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार महिलाओं को जो है किस प्रकार की महिलाएं सरोगेस की सेवा जो है दे सकती हैं। तो वो जो दंपति है जो कि सरोगेट मदर की सेवा दे रही है, उस दंपति की जो निकट संबंधी होनी चाहिए और वह शादीशुदा हो और कम से कम एक बच्चे की माँ हो। उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से वह महिला स्वस्थ होनी चाहिए। उसके पति के शुक्राणु का उपयोग नहीं किया जाएगा। कुंवारे व्यक्ति या समलैंगिक या फिर विदेशी व्यक्तियों के लिए इस प्रकार की सेवा नहीं है, वो जो सरोगेट मदर की सेवा नहीं दे सकती है। विधवा या फिर तलाकशुदा को प्राप्त हो सकती है सरोगेट मदर की वो सेवा दे सकती है, विधवा या तलाकशुदा औरत। तो किस प्रकार की जो महिला, अब हम जानेंगे कि कौन सी महिला जो है सरोगेट महिला की सेवा प्रदान ले सकती है, मतलब दूसरे जो है मतलब सरोगेट मदर की सेवा क्यों लिया जाता है। जो मान लो कोई जो औरत होती है जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो वो दूसरे महिला से सरोगेट की सेवा उत्पन्न कराती है। तो इस प्रकार जो है दंपति जो है भारतीय शादीशुदा दंपति जिनके शादी के जो है 5 वर्ष पूरे हो गई हों और 5 वर्ष तक जो उस दंपति के पास कोई पुत्र या पुत्री मतलब कोई जो है बच्चा ना पैदा हुआ हो, तो वो जो सरोगेसी की महिला सरोगेसी की सेवा जो है करा सकती है। और डॉक्टरी जांच में जो उसे बांझपन की जो है पुष्टि हो गई हो और दंपति का जो है पहले का कोई संतान नहीं हो, तो इन जो है फैक्ट्स पर जो है वो महिला जो है सरोगेसी की सेवा ले सकती है किसी दूसरे महिला से। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 3 पैरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट या फिर 3 पैरेंट बेबी। तो ये जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो 3 पैरेंट बेबी का जो क्रम होता है, जो निषेचन का जो क्रम होता है, उसमें निषेचन की प्रक्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्राप्ति होती है वो अंडाणु से होती है। मतलब जो बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्राप्ति होती है वो उसके माता से प्राप्त होती है और फलस्वरूप उस संतति में जो है mDNA की आनुवंशिकता माता से जो है प्राप्त होती है। मतलब निषेचन की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो पिता से नहीं बल्कि माता से मिलता है और उस बच्चे में जो mDNA से लेकर जो आनुवंशिकता जो होती है वो जो है माता की होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो उस बच्चे में उसके माता से प्राप्त होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो आनुवंशिक विकार जो होता है, आनुवंशिक विकार के कारण जो है विभिन्न प्रकार के जो रोग प्रकट होते हैं। मतलब किसी माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जनसंख्या में महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यह रोग जो है मातृरेखा आनुवंशिकता या महिलाओं के द्वारा जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि इसके कारण जो मस्तिष्क, हृदय, नेत्र, यकृत, मांसपेशियाँ इन सभी को ये सभी जो है प्रभावित होती हैं। तो इसीलिए जो हम इसको लाई सिंड्रोम या फिर चार्ज सिंड्रोम जैसे गंभीर रोग के जो उत्तरदायी हो सकते हैं, तो जिसके कारण व्यक्ति जो है सामान्य जीवन नहीं जी पाता है।
तो जो हमने अभी पढ़ा कि जो बच्चा होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसके पिता से नहीं बल्कि माता से प्राप्त होता है। तो जो माता से माइटोकॉन्ड्रिया उस बच्चा में गया है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ आनुवंशिक विकार हैं, उसमें कुछ आनुवंशिक गड़बड़ी है, तो वो जो मान लो अगर वो पुत्री हुई तो पुत्र में जब ये आनुवंशिक विकार गया तो वो पुत्री का जो बच्चे पैदा होंगे, अगर पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र में तो वो आनुवंशिक विकार नहीं जाएगा, क्योंकि माता से ही बच्चे में आनुवंशिक विकार जाता है, मतलब मादा में आनुवंशिक विकार जाता है। तो इस प्रकार जो है फिर उस पुत्री का जो पुत्री प्राप्त होगी उसमें जो फिर आनुवंशिक विकार जाएगा। तो फिर ऐसे ऐसे ये जो क्रम है आनुवंशिकता का वो चलता जाएगा, फिर इसका कोई समाधान ही नहीं हो पाएगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जो है 2015 में ब्रिटेन जो है दुनिया का पहला राष्ट्र बना जिसने mDNA माइटोकॉन्ड्रियल DNA विकार के कारण प्रकट होने वाले रोगों के उपचार के लिए जो है प्रजनन कोशिका या फिर भ्रूण के अंदर जो है आनुवंशिक संशोधन करने की इजाज़त दिया। तो इस तकनीक को जो है TP-IVF या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ये जो विधि है, इस विधि में माता पिता के अलावा जो एक डोनर की भूमिका होती है। तो उस डोनर के द्वारा जो डोनर महिला जो होती है उसकी भूमिका होती है, और वो जो डोनर महिला होती है भ्रूण के लिए जो है एक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रदान करती है। तो इस प्रकार जो है 2016 में जो अमेरिकी वैज्ञानिकों के प्रयास से जो है प्रथम जो है 3 पैरेंट बेबी का जो विकास है वो मैक्सिको में किया गया, जो कि उसमें 3 माता पिता का योगदान था। मतलब एक तो माता पिता थे जिनमें डिसीजन की क्रिया हुई, लेकिन उसमें उस स्त्री में उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ आनुवंशिक विकार थे। तो फिर आनुवंशिक विकार को खत्म करने के लिए किसी डोनर महिला को लाया गया जिसने अपने स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया को उस महिला को प्रदान किया। तो इस प्रकार जो इस समस्या को खत्म किया गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है TP-IVF जो तकनीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र होता है, दूसरा जो है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो ट्रांसफ़र होता है इसमें जो है अंडाणु में निषेचन के पहले ही जो है आनुवंशिक स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब निषेचन के पहले ही तो इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र है इसमें जो है निषेचन के पहले जो है भ्रूण में ही माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए ये सुरक्षित होता है और जो अधिक लोकप्रिय है। दूसरा जो है थेराप्यूटिक जो है प्रो न्यूक्लियर जो ट्रांसफ़र है, इसमें जो है जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इसीलिए जो है यह कम लोकप्रिय है क्योंकि जो इसमें अधिक खतरा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। तो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला है DNA प्रोफाइलिंग या फिंगर प्रिंटिंग है। तो DNA प्रोफाइलिंग या फिंगर प्रिंटिंग में जो है इसमें जो है आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं, आनुवंशिक पदार्थों में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म स्तर होते हैं, उनकी जो है विशेषताओं के आधार पर जो है किसी व्यक्ति या फिर जीव के जो है पहचान को स्थापित करने के लिए DNA प्रोफाइलिंग का जो है प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इनको इसे DNA फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। DNA की जो असमानता होती है अथवा अंतर के आधार पर जो है व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है, क्योंकि जो है DNA जो प्रोफाइलिंग है इसके लिए जो है किसी व्यक्ति में किसी व्यक्ति की रक्त कोशिका, त्वचा कोशिका, लार कोशिका, इन सभी प्रकारों से जो है उसमें DNA की प्राप्ति की जा सकती है। फिर उसका जो है DNA प्रोफाइलिंग किया जा सकता है, फिंगर प्रिंटिंग किया जा सकता है, DNA का टेस्ट किया जा सकता है। तो इस तकनीक का जो विकास 1984 में किया गया। इसका विकास जो सर एली जेरेफी के द्वारा ब्रिटेन में किया गया। भारत में जो इसका विकास जो है CCMB के द्वारा किया गया, हैदराबाद में किया गया। CCMB मतलब सेंटर फॉर सेल एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस प्रकार जो है पूरा जो है DNA प्रोफाइलिंग या फिंगर प्रिंटिंग की जो तकनीक है वो विकसित हुई भारत में भी। DNA प्रोफाइलिंग में जो प्रयुक्त जो तकनीक है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन में जो ये जो प्रयोगशाला विधि के द्वारा जो है DNA की मात्रा बढ़ाई जाती है इसमें। दूसरा है SPNT साउथर्न ब्लोटिंग
टेक्निक। तो इसके द्वारा जो डीएनए के विशिष्ट खंडों जैसे कि एनएनटीआर या फिर एसटीआर की पहचान की जाती है। और जो है नेक्स्ट जो है वो है डीएनए, वह जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके द्वारा जो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है डीएनए के विशिष्ट कणों का जो है पहचान किया जाता है और उसको जो व्यक्ति में निषेचित किया जाता है। तो इस प्रकार डीएनए प्रोफाइलिंग में जो इन 3 प्रकार के तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। और तो अब हम डीएनए प्रोफाइलिंग के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए प्रोफाइलिंग का जो उपयोग है अपराधियों की जांच पहचान के लिए किया जाती है। इसका जो है इसका प्रयोग शव यानी डेड बॉडी की पहचान में माता एवं पिता की जो है पहचान में किया जाता है। तो इस प्रकार के जो है इसका उपयोग डीएनए प्रोफाइलिंग और फिंगरप्रिंटिंग का जो बहुत अधिक मात्रा में जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, अनुवांशिक रोगों की पहचान में किया जाता है, वंशावली के विश्लेषण में किया जाता है, जैव विविधता के संरक्षण में इसका प्रयोग जैसे कि मिलते जुलते प्रजाति और नस्लों की पहचान में, अवैध रूप से जो है तस्करी किए जाने वाले जानवरों की उत्पत्ति की पहचान में, जीव फसलों और खाद्य पदार्थों में जैविक पदार्थों की पहचान के क्रम में जो है इस डीएनए प्रोफाइलिंग के फिंगरप्रिंटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है।